नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा करने वाले हैं हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा ही करेंगे और वो खास चर्चा होगी कि नीतीश अपनी जुबान को लेकर बेकाबू हो गए हैं। पहले महिलाओं पर और फिर महादलित नेता पूर्व सीएम पर उनके बोल बिगड़ गए हैं। तो जीतन राम मांझी आज धरने पर बैठ गए हैं। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात होगी कि राहुल गांधी जाति कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन क्या यही कार्ड कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के गले की फांस बन गई है? और इसके बाद बात करेंगे कि महुआ मोइत्रा को अभिषेक बनर्जी का साथ मिला, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी चुप हैं। क्या है इसके पीछे राज? और रिपोर्टर्स की डायरी के पन्ने भी होंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और एशिया प्रशांत समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने 14 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आईटीबीपी के रेंजिंग डे परेड में लिया हिस्सा। आईटीबीपी जवानों के शौर्य, दृढ़ता और समर्पण की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को दी मंजूरी। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने में होगी आसानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को जारी की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार और इवन पर फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा। बिहार विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आज जीतन राम मांझी बीजेपी विधायकों के साथ बैठे धरने पर। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नीतीश कुमार के लगातार बिगड़े बोल को लेकर हंगामा जारी। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट बनी कर्नाटक सरकार के गले की फांस। राहुल गांधी जाति गणना को लेकर अपना संकल्प दोहरा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार कास्ट सर्वे को पब्लिश करने में बगलें झांक रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में उतरे अभिषेक बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी की चुप्पी बरकरार। अभिषेक बनर्जी ने किया टीएमसी सांसद का बचाव, कहा महुआ मोइत्रा राजनीति का शिकार। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश, वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत। उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हुई बर्फबारी। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हो गई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर करते हैं खरीदारी। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा कि नीतीश कुमार के बोल लगातार बिगड़ रहे हैं। महिलाओं पर अपमान के बाद महादलित नेता का अपमान किया तो जीतन राम मांझी धरने पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उखड़े उखड़े से क्यों हैं? जनसंख्या नियंत्रण पर अपने ऐतिहासिक संबोधन के बाद नीतीश कल पूर्व मुख्यमंत्री और महादलित नेता जीतन राम मांझी पर बरस पड़े। सदन की चर्चा के दौरान उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमने मूर्खता से इसको सीएम बना दिया, इसको कुछ नहीं आता है। बिहार में जातिगत जनगणना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए मांझी सदन में इसे ठीक कराने की अपील कर रहे थे और उनका तर्क था कि त्रुटिपूर्ण सर्वे पर कौन यकीन करेगा। तो विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आज जीतन राम मांझी बीजेपी विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नीतीश कुमार के बिगड़े बोल को लेकर हंगामा जारी है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का मानना है कि सीएम नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को शर्मसाई। समय सीधे लिए चलते हैं आपको
विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। Ministerial dialogue with the United States of America. We are here at this slightly different venue at the Sushma Swaraj Bhavan, and I thank you all for coming and joining us. To give us a sense of the conversations that have taken place today morning, we have the privilege of having with us here Foreign Secretary Sir Shri Vinay Quatra, as well as Defense Secretary Sir Shri Girdhar Aramane. Also joining us, Ambassador to US Shri Taranjit Sandhu, as well as Additional Secretary looking after America's Division Srimati Vani Rao. I would request Foreign Secretary Sir and Defense Secretary Sir to make opening remarks, after which we will take questions from the media. Sir, your floor is yours. Thank you very much, Arindam. My colleague and friend, Defense Secretary Girdhar Aramane, Ambassador Sandhu, again good friend and our ambassador in Washington DC, Additional Secretary Vani Rao, friends from the media. As Arindam just said, we have just now concluded a very rewarding and a substantive 2+2 dialogue, the 5th edition of this dialogue between India and the United States. The meetings today and the atmospherics surrounding the meeting were all indicative of the enduring commitment of the bilateral partnership, but equally importantly, our desire to work together to expand this partnership further and to deepen it more. You are all aware of the intensity of the diplomatic engagement between India and the United States in recent years, including this year in particular. We have had two very highly successful heads of the state, heads of the government visit. Honorable Prime Minister had a historical visit to the US in June this year, and most recently we had the honor of welcoming President Biden on a successful visit to India on the occasion of the G20 summit. The collective outcomes of Honorable Prime Minister's visit to the US and President Biden's visit to India have really given us a strong leadership-driven momentum to bolster, to strengthen, to expand this relationship much further. In today's 2+2 discussions, the principals on both sides, Honorable Raksha Mantri Ji, External Affairs Minister on the Indian side, Secretary of State and Secretary of Defense on the US side, undertook a comprehensive review of our bilateral relations. We discussed of multiple partnerships. After I finish, my colleague, Defense Secretary, will speak to the defense partnership part, defense and security cooperation part of this relationship. But besides that, the trade and investment partnership, the technology partnership, partnerships relating to the emerging area of critical and emerging technologies, value chain and supply chain securitization of different products and services, partnership in the field of space, our continuing engagement in the field of mineral securities through the Mineral Security Partnership Framework, our common efforts in combating terrorism. These all and much more formed part of the overview of bilateral relationship that was undertaken by the principals earlier in the 2+2 dialogue. In addition, the principals also focused on and deliberated on the ongoing regional developments. They, of course, discussed the common challenges, the shared challenges that both India and the US face, but also how to work more strongly to harness the opportunities that exist in many of the regions of the world. If I was to highlight few of
4 or 5 specific themes under the regional discussion. One was our growing cooperation on the connectivity side, particularly including through the India, Middle East, Europe economic corridor. As you are all aware, that was launched on the sidelines of the G20 summit in September this year. Continuing and growing cooperation under the Quad framework. Our partnership, of course, in the Indo-Pacific, how a perspective on India's leadership of the global South, and what value proposition that brings to the India-US relationship, etc. These were some of the areas which we focused on in the principles focused on in the discussions in the 2+2 Hill today. Sure, I thought I was loud enough and didn't want somebody to say lower down the volume. Today's dialogue has actually helped both India and the US to energize the multifaceted India-US cooperation and reaffirmed our partnership, the objectives and the goals inherent in it. We are grateful to the principals for guiding our efforts to elevate the India-US relations. Later in the evening, there would be call on the Honorable Prime Minister by the 4 principals on both sides. With these words, I would stop and would request my colleague, Defence Secretary, to speak on important segments of 2+2 earlier today. Okay. Thank you. Vinay, Terry, Vani and Arindam and friends from media. The visit to India of Secretary of State and the Secretary of Defense from US is when the defense ties between the two countries are the strongest. We had a very successful visit of our Honorable Prime Minister in June this year, in which many new initiatives were struck. These initiatives have to be taken to their logical conclusion. This 2+2 is in a way continuation of the important steps taken during that visit. We, in the 2+2 meeting, shared our common and convergent interests and shared our mutual goals. Especially in the regional and global scenario, when the situation is very volatile, the visit of the dignitaries from US is of great significance. It affords an opportunity to review the security and see how the upholding of international law and humanitarian assistance can be looked at very closely and in a mutually comfortable fashion. We have seen a convergence of strategic and economic interests over a period of time. In fact, many times our strategic interests are subserved by our economic cooperation and codependence. Especially in the field of technology, our cooperation has gone to a new level. Yesterday there was an investor meet, both from US and India. The innovative ecosystem had a very deep dialogue. The investors and the innovators had a heart-to-heart talk under the direction of the DIU from US and DIO of Ministry of Defense India. This partnership will give the necessary dynamism for Indian industry, enabling them to become parts of the global supply chain. Today, the two principals, in fact 4 of them, had a very frank and in-depth discussion covering the bilateral relationship in a comprehensive fashion,
as Vinay has explained. In essence, the defense cooperation has become a rock-solid support to the bilateral relations between the two countries. The potential collaboration in emerging domains for the civilian commercial use as well as for the strategic use also was a topic of common interest. How the defense industries can intersect each other's interests and promote each other in this particular context of strong bilateral ties was also a matter of great focus. Our extensive engagement has yielded important results. This meeting will contribute to giving a momentum to the defense industry roadmap, which was recently finalized. We have a common vision of free, open, and inclusive Indo-Pacific and a rules-based global order throughout the seas in this world. Our partnership is of critical importance to peace and stability in our immediate neighborhood, but also in other regions connected to us. I thank Vinay and his team for organizing this 2+2 in a very efficient fashion. Thank you. Thank you, sir. I will now open the floor for questions. Ground rules, please. Please identify yourself and the organization that you represent. Also, we will limit it to one question per person, and we will also have to bunch a few questions given the paucity of time. May I start with you, ma'am, here? Microphone's coming to you. Samira Hussain with BBC News. Can I ask if Israel, the conflict between Israel and Gaza came up in your discussions, and what can you tell us about what those discussions were? I had, one second, behind you, yeah, please. Yeah. सर ऋषिकेश पीटीआई से सर क्या जो चाइना का जो बॉर्डर एग्रेशन है और जो भूटान के साथ चीन और भूटान के बीच में जो बॉर्डर इशू चल रहा है उस पर भी बातचीत हुई है 2+2 में या फिर जो बायलैटरल हुआ डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में? Yeah, Pia there, right. Hi, Pia with the print. Did the India-Canada diplomatic spat feature in this 2+2 dialogue? Thank you. Yeah. Yeah, please go ahead. Hi, I am Sanjeev Kumar Barua from The Week. During the talks, was the ongoing conflict in Israel being seen as a dampener to the connectivity plan between India, Middle East and Europe? So maybe we'll take one set of 4 and then we'll go on. If I could pass these 4 questions to the panel, sir, and then we can take a few more questions. I would also like, sir, if you permit, if there are any other questions on these topics, perhaps we could take them together. Anybody has a question related to these? Then maybe it's easier to answer them. Okay, yeah, please. Sir, Shruti Ranjan from the Bloomberg, sir. On the India-Canada issue, sir, if you could give us a clear understanding what was the discussion and whether there was a renewed demand for India to join the investigation. If so, what was India's reply, sir? Thank you. Anybody else has related questions related to these topics? Okay, sir, go ahead. Microphone, please. Yeah, other microphone, please. Hello. Yeah. I'm Emerson from Taiwan. Aside from Israel, is Taiwan Strait and South China Sea discussed? Sorry, that wasn't a related question. I think you misunderstood me. I'll come back to you on the question. Ayushi, you have it on this question? Yeah, microphone behind you. Sir, Ayushi Agarwal from ANI. Also, on this India-Canada row, was there also any discussion on the withdrawal of Canadian diplomats since US has earlier expressed concerns regarding this Canadian diplomats from India? Okay. Same question? Yeah, okay. Sir, Abhishek Jha from CNN News 18. Did the discussion also have anything with the US intelligence, which apparently was the reason on the basis of which Canadian Prime Minister alleged intelligence is so did you talk about the intelligence sharing also? Okay. Same with you or same topic? Yeah. सर मैं विशाल पांडे हूँ ज़ी न्यूज़ से. क्या इस मुलाकात में इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा हुई और क्या सीज़फायर को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? Okay, so with this I'll pass on the questions.
Thank you. Let me first take up the bucket of questions relating to India-Canada, whether it came up for discussions, and if it came up for discussions, in what form it came up, withdrawal of diplomats, renewed demand for investigations, etc., etc. Look, insofar as Canada is concerned, we have been having very consistent conversation with all our friends and partners. And our position on this matter has been enunciated, explained in full detail at multiple occasions, including in the weekly presses that Arindam hosts. And the thrust of our conversation with our partners, no different today than it is at any other forum, is essentially that, look, we have core security concerns, and I'm sure you're all aware of the recent video that has surfaced from one such individual, which poses I think this is Patan Singh Pannu's video, which presents a very serious security concern for the Indian interest. And we have made our position very, very clear to our friends and partners, and I think they understand and appreciate that sense of where India comes from. On the question of conflict between Israel and Palestine, I think 3-4 thoughts behind different questions on this. One of which relates to whether it came up for discussions, what were the perspectives. आपने इजराइल हमास युद्ध के बारे में बात की, सीजफायर के बारे में बात की, वो एक परिप्रेक्ष्य प्रश्न का. And then there was another thought with regard to this conflict. Look, this is naturally, as I said, that among the regional developments, the three set of things which came up for discussion, it included, of course, the developments in the Middle East. Both sides shared their perspective of how, of their concern, how they look at the situation, where various elements of the developing situation, etc. Our position, India's position on this is well known to you. It also came up in discussion, and I think certain elements of how both sides look at the situation come. From India's perspective, we have always stood for a two-state solution, early resumptions of dialogue. You are also aware of very early on in the when the current hostility started, India put out a tweet condemning the horrific terrorist attacks on Israel on October 7. And we have always advocated zero tolerance for terrorism. Besides, there is also the angle of humanitarian assistance in the given situation. You are aware that India has already sent about 38 tons of humanitarian assistance to the region to address the humanitarian situation which is there. We have asked for strict observance of international humanitarian law, de-escalation of the situation, and of course also condemned the civilian casualties where they've occurred. The sharing of perspective between the principals was built around these parameters in the discussions. जहाँ तक पीटीआई का प्रश्न था चीन भूटान को लेके, चीन भूटान का जहाँ तक प्रश्न है या चीन से जुड़े बाकी पूरे परिप्रेक्ष्य का प्रश्न है, तो चीन की आचार संहिता क्षेत्र में, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या है, कैसी है, वो सब मुद्दे जो हैं दोनों पक्षों के बीच में विस्तृत रूप से जो है उन पे वार्तालाप हुआ था.
स्पेसिफिक किन चीज़ों पे कम, किसी में ज़्यादा, बट चीन को लेके वार्तालाप दोनों देशों के बीच में हुआ था. Thank you. Next round of questions. Yeah, please go ahead. Good afternoon, sir. I am Ajay Banerjee, work in the Tribune. My question is to the Defense Secretary. Sir, was there a discussion on the engine F414? The last time you had a discussion about that. And any progress on the MQ-9B drones? And thirdly, sir, has the US offered a land strike vehicle to us, the Striker, if I may name it? Thank you, sir. Okay. Yeah. Sir, I'm Sanjeev from News 24. Just wanted to know whether the topic of the release of 8 ex-Navy personnel in the Qatari jail right now was also discussed. Will America use its good office to help us? Huma. Sir, I'm Huma Siddiqui from the Perhaps before we go home, anybody else in the defense part of it related to this? Because we took a couple of these questions. Anybody else has a defense related question? If not, I'll go. You have a defense related question? Yeah, okay. So I'll just come to you. Sir, your question for the Defense Secretary, sir, Shruti Ranjan from Bloomberg, sir. Any additional details to the infantry vehicles that discussions are on? Is there an agreement that is there that you could tell us about? And also, any other means that you've discussed on hastening the engines coming to India? Any other discussions you've had on the jet engines, sir? There was a hand behind there. Same questions? Yeah, go ahead, ma'am. Good evening, sir. This is Anju Nirvan from TV9 Bharatvarsh. My question with Defense Secretary. Sir, जिस तरीके से भारत और अमेरिका की डिफेंस डील को लेकर लगातार बात हो रही है और प्रीडेटर ड्रोन और जो इंजन को लेकर भी जो डील हुई है, अभी जो डिस्कशन हुए हैं, क्या उसमें उसको लेकर और आगे चर्चा बढ़ी है? प्रीडेटर ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो भारत को ये कब मिलने की संभावना है? क्योंकि लगातार अगर हम थ्रेट की अगर हम बात करें तो भारत के पास दो तरफ से थ्रेट है, चाइना की ओर से, मतलब ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर की अगर हम बात करें या वेस्टर्न कमांड की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से थ्रेट है. अगर क्वेश्चन टाइट रखें, क्या प्रश्न था आपका? से ड्रोन्स पे कुछ मूवमेंट हुई है या नहीं? नहीं सर, प्रीडेटर ड्रोन्स, प्रीडेटर भारत और अमेरिका की जो डील थी और प्लस जो इंजन को लेकर जो डील थी जिसको लेकर डिस्कशन हुआ था. Thank you. Right. I saw another hand. No, if not, yeah, somebody else had a query on defense issues. Yeah, go ahead. Not defense, I'll come back to you. So then maybe this next round we'll do it. As I mentioned in the opening remarks itself, we have a very thriving defense cooperation between the two countries. While the purchases have been going for quite some time, co-development and co-production have been the focus during last few years. Under that, as you know, during Prime Minister's visit to US, GE 414 was agreed to by US government. Under that, we are finalizing the commercial arrangement and the necessary legal requirements are being put in place. So this is on track. It will happen as was originally scheduled. Regarding the MQ-9B HALE, that is high altitude, long endurance, we have some understanding. We have given our request, letter of request has gone there and they have to respond. The US company has to take clearance from their government and come back to us. Meanwhile, we have necessary capability to take care of our immediate threats. Regarding the infantry combat vehicle, this is a part of the defense industry cooperation roadmap between the two countries. The provision under this roadmap is to co-develop and co-produce machinery, equipment, weapons required by the two countries. So any cooperation in this sector will happen when Indian military's needs are finalized specifically and then they arrive at a production plan. So the initial offer on several infantry
combat vehicle systems has come from US. We have expressed our interest in discussing further to take the co-development and co-production part ahead. So this will take some time. We will work, our teams will work, industrial and military teams will work with the US industry and defense teams and come out with a concrete plan in this regard. Thank you. Thank you, sir. I know I had a few whom I interrupted you. Yeah, please go ahead. This is the last one. We're running a little behind time. Quickly, please keep your questions Sir, short. I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. Just wanted to know what was discussed in the space cooperation. We have already signed the Artemis Accord, so any project identified? And Yeah, will sure. they help us Yeah. in building the space station which Prime Minister Modi had announced recently? Yeshi, quickly. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. Was Bangladesh a part of the discussions you had, especially considering the fact that US has been very concerned about free and fair elections in Bangladesh, and India too, we have the rising influence of China is also a point of concern. Look, I see a lot of hands, but I'm not sure we'll be able to cover everybody. Yeah, go ahead. Yeah, you raised your hand first. सर विजयलक्ष्मी हूँ इंडिया टीवी से इजराइल हमास पे पूछना चाहती हूँ हालांकि पहले राउंड में आप जवाब दे चुके हैं लेकिन हिंदी में क्या इजराइल हमास को लेकर चर्चा हुई और भारत का क्या रुख था क्योंकि सीज फायर को लेकर युद्ध विराम को लेकर लगातार देखिए वो टॉपिक कर चुके हैं हम वो नहीं जी अभी वो मौका नहीं है मिस्टर एमरसन आई इंटरप्टेड यू व्हाट इज योर क्वेरी या यू हैव द माइक या Good afternoon. I want to ask if South China Sea and the Taiwan Strait issues was discussed by the ministers. Thank you. Yeah, Kalol. Lol from the Hindu. Just coming back to the issue of Hamas, since the colleague just mentioned it, just a specific question here. That is the Israeli concerns about Hamas that Israel has been taking up with India. Did it feature in the dialogue? Especially, was India asked to ban Hamas as a terrorist organization? Did this issue come up during the talks? I saw one more hand. Yeah, go ahead. No, I'm sorry. Let me give. Yeah. Good afternoon, sir. I'm Shailesh Kumar from National Defense. This question is to Foreign Secretary, sir. Sir, can you spell out specifics about Gurpatwant Singh Pannu? How is Foreign Secretary answered that. Yeah. How is he using the No, US and sorry. Canadian soil? No, that's not the topic. He answered that question and that. Yeah, please go ahead. Yeah, and you'll be the last one. Yeah. So Sandhya from ET. So I just would like to know a bit around the semiconductor cooperation that we are having with US. Is there any plan for co-development also in the semiconductor field? Thank you. Final question to you. Jan? Okay. Thank you, sir. I think the same question was there. Oh, you have a question? Okay, final question then. Yeah, quick. Raza from the Hindustan Times. Question for the Foreign Secretary. Given the fact that the US ambassador has already announced that President Biden has been invited to the Republic Day celebrations as a guest, was there any discussion on that and whether that has been accepted? Thank you, sir. On the space cooperation part, you're all aware that this has been a very strong area of India-US partnership. Multiple segments to it, particularly following the signing of Artemis Accords by India during Prime Minister's visit, which allows us a new dimension of commercial space cooperation. I think the two sides would be setting up a working group which would have both, of course, ISRO, NASA, and other US governmental entities to take forward cooperation. Partnership in Artemis Accords already opens up the civilian outer space exploration area. The other area of partnership on which considerable discussions have taken place in recent months is our engagement on the human space flight program for International Space Station. Naturally, these are ongoing discussions, and the relevant agencies from the two sides will continue to hold the discussions to further progress the cooperation on this matter.
Bangladesh, as I mentioned, extensive discussions took place on different regional developments in South Asia, in other parts of the world also. Insofar as Bangladesh is concerned, we shared our perspective very, very clearly. It is not our space to comment on the policy of a third country. I think when it comes to developments in Bangladesh, elections in Bangladesh, it's their domestic matter. It is for the people of Bangladesh to decide their future. We, as a close friend and partner of Bangladesh, we respect the democratic processes in Bangladesh and will continue to support that country's vision of a stable, peaceful and a progressive nation that the people of that country seek for themselves. We were very clear in sharing our perspective on how we look at our situation in different parts of the world, and that includes Bangladesh, with the US side during these discussions. On the Taiwan, on the question from our friend, as I mentioned, we did discuss very extensively regional issues, and we can say that, as Defense Secretary also mentioned in his opening remark, that India stands for a free, open and inclusive Indo-Pacific, peaceful Indo-Pacific, stable and prosperous Indo-Pacific. And India and US share a vision of upholding the freedom of navigation and also, of course, the overseas flight. That's the context in which the regional discussions in that part of the world were discussed. विजयलक्ष्मी जी, जो आपका इजराइल हमास का प्रश्न था, मैं पहले ही उसका उत्तर एक प्रकार से दे चुका हूं कि इजराइल के संदर्भ में, इजराइल के उस क्षेत्र में जो हो रहा है उसके संदर्भ में जो वार्तालाप हुई, उसका क्या परिप्रेक्ष्य था. मैंने बताया कि भारत की जो हमेशा ये पोजीशन रही है टू स्टेट सॉल्यूशन की, परिप्रेक्ष्य वो था. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का परिप्रेक्ष्य है, वहाँ पर जो आतंकवाद की घटना आई उसका परिप्रेक्ष्य है, सिविलियन कैजुअल्टी हुई उसका परिप्रेक्ष्य है. तो इजराइल पैलेस्टाइन के मुद्दे पे लेके दोनों देशों समेत जो वार्ता हुई वो इन 3-4 मुद्दों के परिप्रेक्ष्य इसके इकोसिस्टम के अराउंड बिल्ड करके की गई. Are there any other things which are there? Yeah. Look, on the semiconductors issue, it's an area of cooperation which is actually relatively new but very promising and very extensive. When the Honorable Prime Minister had traveled to the US in June, many of the conversations had taken prior to that, but during that visit there were extensive engagement, not just with the US leadership. You would recall that during Honorable Prime Minister's visit there was a very strong tech dialogue which was held at the White House. So not only with the leadership but also with the US business leadership, the commercial leadership. And the results of that have been all visible to us within the short span of last 3-4 months. You would know that company Micron, for example, has broken ground already for an establishment that leads us to greater semiconductor cooperation. Our discussions with the AMD company, our discussions with the US companies with regard to the training of the skilled personnel, again relating to the semiconductor space, capacity building. Semiconductor space is not a monolith which is limited to, let's say, only chip manufacturing, which is of course often most talked about. There are elements which relate to the stages which are precursor to the chip manufacturing. Our cooperation with Micron is one of the important segments of that. Training and capacity building in that space is a very, very crucial area of semiconductor. That's an area on which there is a very intense, strong and very wide
base of discussion between India and the US, both involving the two governments because it does have some regulatory aspect, but also involving the businesses on the two sides. So on and on, an area which has actually shown a strong achievement just within the span of last 4 to 5 months. And we are confident that the 2+2 discussions which have concluded today will give it further impetus and drive it much faster. Thank you. Sorry. Thank you very much for your presence here today. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का, जिसमें खास तौर पर जो भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है, उस वार्ता में क्या कुछ खास बातें हुई हैं उसको लेकर विनय मोहन क्वात्रा जो विदेश सचिव थे वो जानकारी दे रहे थे। और उन्होंने खास तौर पर ये बातें कही कि किस तरह से जो आतंकवाद पर साझा प्रयास हैं, जो भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की बात है, उस पर खास तौर पर चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि चीन का जो आचार व्यवहार है इस इलाके में, इस पर भी चर्चा हुई है। तो ये सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज इस वक्त की खास चर्चा। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद, और इस वक्त में अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा बदले बदले नीतीश कुमार जो हैं, जिस तरह वो बेकाबू हो गए हैं, उसके बाद मांझी धरने पर बैठ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उखड़े उखड़े से क्यों हैं? जनसंख्या नियंत्रण पर अपने ऐतिहासिक संबोधन के बाद नीतीश कल पूर्व सीएम और महादलित नेता जीतन राम मांझी पर भी बरस पड़े। सदन में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमने मूर्खता से इसको सीएम बना दिया, इसको कुछ नहीं आता है। बिहार में जातिगत जनगणना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए मांझी सदन में इसे ठीक कराने की अपील कर रहे थे, और उनका तर्क था कि त्रुटिपूर्ण सर्वे पर कौन यकीन करेगा। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आज जीतन राम मांझी बीजेपी विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नीतीश कुमार के बिगड़े बोल को लेकर इस बीच हंगामा जारी है। तो राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता का अपमान किया है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार का संस्कार गिर गया है। मैं उनसे पहले से सार्वजनिक जीवन में हूं, विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं, उनके अशोभनीय बोल अमर्यादित हैं। जातिगत जनगणना का दांव चलकर नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस का विश्वास हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन महिलाओं के खिलाफ उनकी अभद्र टिप्पणी पर गठबंधन डिफेंसिव है, रक्षात्मक है। जातिगत जनगणना को लेकर मची होड़ के बीच नीतीश अपने को पिछड़ों का मसीहा साबित करना चाहते थे, और शायद इसीलिए हड़बड़ी में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक भी कर दी और जल्दबाजी में आरक्षण बिल भी लेकर आ गए। जबकि नीतीश कुमार को इस बात का पता है कि आरक्षण का कानून 75% आरक्षण का कानून सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, लेकिन उन्होंने कोटा के अंदर कोटा देने के बजाय जितनी आबादी उतना हक का कार्ड खेल दिया है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का आरोप है कि एक दलित के अपमान के बावजूद आरजेडी के लोग सदन में गुंडागर्दी का वातावरण बना रहे हैं। तेजस्वी बेचैन हैं कि नीतीश जल्दी से जल्दी डिरेल हो जाए। तो अपने सुशासन बाबू का इमेज लेकर नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में सिक्का आजमा रहे थे, लेकिन पहले महिला और फिर अब महादलित नेता के खिलाफ अपशब्द उन्हें आज हाशिए पर ले आया है। तो आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर अपने विवादित बयान में विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा है।
मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर, हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। देखिए नीतीश कुमार जी के ये शब्द जो हैं वो सदन के अंदर हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी अमर्यादित बयानों को लेकर नीतीश कुमार की निंदा की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है। विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। कोई दूसरा कुछ नहीं झलक रहा है। बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है नीतीश कुमार जी। और आदरणीय नीतीश बाबू से बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं, आराम कीजिए। बिहार के लोकतंत्र को चलाने में बहुत सी कठिनाइयां आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये तमाम प्रतिक्रिया और नीतीश कुमार के जिस तरह से बोल बिगड़े हैं और उसके बाद ये प्रतिक्रियाएं आई, तो पूरी हलचल है। और इन्हीं हलचलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयराम विप्लव जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत। हमने जेडीयू की तरफ से भी जो प्रवक्ता हैं उनको जोड़ा था, लेकिन फिलहाल वो जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर वो चर्चा में जुड़ते हैं तो उनकी भी बातें सामने आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, और विनोद जी के जरिए थोड़ा सा मैं इस चर्चा को पहले विस्तार देता हूं। तो विनोद जी, जिस तरह से कि पहले महिलाओं के खिलाफ अपमान भरी बातें, ऐसी बातें जो हम ना बोल सकते हैं ना सुनवा सकते हैं, फिर महादलित नेता जो पूर्व सीएम हैं, उम्र में बड़े हैं, महादलित समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या हो गया है नीतीश कुमार जी को? क्या आखिर नीतीश कुमार जी इतने बेकाबू क्यों हो रहे हैं? क्या मामला है? क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है? क्या किसी तरह की कुंठा है? मामला क्या है? आप तो लंबे समय से राजनीति को समझते हैं, तो बताइए आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ समस्या क्या है आखिर? लाल जी, मैं आपके इस सवाल को जवाब दूं कि नीतीश कुमार सेल्फ गोल में फंस गए हैं जी। तो ये सेल्फ गोल ही था नीतीश कुमार का कि जब ये देखिए कि महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद उनके हर निर्णय को आप देखिए, और उसके बाद लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से एक संघर्ष करते हुए दिख रहे थे, उस संघर्ष के बीच में नीतीश अपनी जगह बनाने के लिए ये सारी चीज़ें पहल करती रही थी। पहले जातीय गणना के बारे में वो लगातार अपनी कोशिश करते रहे, बाद में उसको सदन में ला के उसको सार्वजनिक भी करने की बात की, और आप जो है उसको 65% उसके आरक्षण को ये देके उन्होंने एक वाहवाही ली है, उन्होंने इसे कोई ऐतिहासिक बनाया है। लेकिन सच में अगर आप देखिए कि 30-40 साल का उनका एक सार्वजनिक जीवन रहा है, और सार्वजनिक जीवन के साथ ही जो उनका एक सुशासन बाबू की छवि रही है, तो इंडिया गठबंधन में जो एक तरह से वो पीएम मटेरियल के रूप में जाने जाते थे, कल के 2 दिन के जो विधानसभा सेशन में और उनका जिस तरह का व्यवहार रहा है और जिस तरह से उनका वक्तव्य रहा है, क्या अब इंडिया गठबंधन उनको पीएम मटेरियल मानेगा? ये सवाल सबसे बड़ा इसलिए है ये लाल जी कि अगर नीतीश कुमार के सुशासन और नीतीश कुमार के लेके जो एक तरह से आप कहें कि गठबंधन को चलाने का जो उनका एक्सपीरियंस है, जो कि वो बार बार बता रहे थे, तो आज क्या नीतीश कुमार को लेके इंडिया गठबंधन सहज हो पाएंगे कि अगर वो बताएंगे कि नीतीश कुमार इस पार्टी के गठबंधन के कन्वेनर हैं,
तो उनको ये जरूर रहेगा कि इस देश के ये आधी आबादी एक बार नीतीश कुमार के उस बयान को जरूर याद करेगी। बिल्कुल। और उस समय में नीतीश कुमार के पास में उसका कोई जवाब नहीं होगा। ये बात अलग है कि आज जो इंडिया गठबंधन में ये भी सहमत की बात है कि उनकी जाति गणना और जाति सर्वेक्षण को लेके अलग अलग दावे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा मुखर रूप से इसको अपना एजेंडा बनाया है। आरजेडी अभी नीतीश कुमार को लेकर डिफेंसिव में है। जो कल एक दलित नेता, आप कहिए महादलित के बिहार के बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कई बार, आप कह सकते हैं 84 से वो एमएलए रहे हैं, और उनके बारे में जिस तरह से विधानसभा में नीतीश जी ने एक तरह से वक्तव्य दिया और जिस तरह से रिएक्शन दिया, एक्चुअली उनका वो टाइम भी नहीं था। ये बात मांझी बार बार पूछ रहे हैं कि जब पार्लियामेंट सदन के प्रोसीडिंग्स में आप ये बात जरूर देखने की, एक गौर करने की चीज होती है कि सदन का नेता भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन जब आप एक सीनियर लीडर को बोलने के लिए टाइम दिया है तो आप उसके बीच में इंटरप्ट करते हैं। तो इसके बीच में जब आप उनके लिए इस तरह का भद्दा और इस तरह का व्यवहार जो आपने एक बात उनके लिए कही है, वो तो डेफिनेटली उस बात को इशू बनाएंगे। अगर आज विधानसभा के पटल पर आप देखिए, आज लास्ट दिन था उनके ये स्पेशल सेशन का, और दिन भर यही से हंगामा हो रहा था, महादलित के अपमान के नाम पे ही हो रहा था। बीजेपी उनके साथ में है, उनके साथ में क्योंकि एनडीए के घटक में अब वो शामिल हैं, तो सारे आरजेडी से लेके और जितने बीजेपी के और बाकी जो विपक्ष के नेता है, बस इसी बात को लेके लड़ाई मची हुई है कि नीतीश कुमार का ये जो एक चरित्र है और व्यवहार है, और नीतीश कुमार जिस राजनीति को करते हुए आ रहे थे, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो एक तरह से बिहार की इस घटना के बाद एक्सपोज हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, शायद अभी कोई सभ्य समाज में इस तरह एक सीनियर लोगों के, एक सीनियर सिटीजन आप ना कह सकते हैं, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के लिए, एक फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर के लिए ऐसे भद्दा और इस तरह का व्यवहारिक जो भाषा है, उसको तो कम से कम सदन में नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी अगर यहाँ पर होते तो हम जरूर उनसे कहते कि आप तो ऐसे ना थे। वाकई नीतीश कुमार एक जिसे कहते हैं ना कि बड़े ही सौम्य छवि वाले नेता रहे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। जयराम जी, जब तक आपके साथ थे तब तक तो ठीक ही थे नीतीश कुमार। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक, कभी चीजों को भूलने की बात, तो कभी इस तरह के बेकाबू हो जाते हैं, कभी महिलाओं पर, कभी महादलित पर। आखिर क्या हो गया है नीतीश जी को आपसे बिछड़ने के बाद? जयराम जी देखिए, सार्वजनिक तौर पर एक महादलित नेता, बुजुर्ग नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और महिलाओं के प्रति इस प्रकार अपमानजनक भाषा और शब्द व्यवहार, और साथ ही लोकतंत्र में हम बनाए, मैंने बनाया, इसका अहंकार, ये साफ दर्शाता है कि किसी न किसी प्रकार का नशा है या बीमारी है। अब वो नशा और बीमारी क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, पूरा घमंडिया गठबंधन इस पोजीशन में आकर खड़ा हो गया है, और इस बीमारी में कुर्सी की बीमारी बड़ी ही खतरनाक है। इसमें घबराहट भी बढ़ती है, डर भी बढ़ जाता है, बेचैनी भी बढ़ जाती है, और परिणाम स्वरूप क्रोध और झुंझलाहट साफ दिखता है। हम सब ने देखा, जनता ने देखा कैसे अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और सपाई किस प्रकार से राहुल गांधी को पागल और मंदबुद्धि बताते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अखिलेश यादव को छुटभैया और पता नहीं कौन कौन से शब्दों से नवाज रहे हैं। ममता दीदी का आपा खोना तो हम सब जानते हैं। लालू प्रसाद यादव तो घोषित रूप से लाठी घुमावन है, उनकी शैली वही रही है, देंगे एक मुक्का नाच के गिर जाओगे, ये सारी चीजें को याद है। लेकिन आज नीतीश कुमार जी भुजंग की संगति में गए हैं, तो चंदन कुमार भी उन्हीं के रंग में रंग गए। नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से नॉनसेंस कुमार बन गए, कोई सेंस उनका नहीं रह गया है। मेडिकल चेकअप करके आज ये तय करने की आवश्यकता है क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने योग्य हैं, फिट हैं या नहीं। क्योंकि भारत का संविधान भी कहता है अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है, दिवालिया हो गया, विक्षिप्त हो गया, उसको किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस प्रकार की भाषा पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे उम्र में बड़े, उनसे राजनीति में पहले आए, सदन पहले पहुंचे, माननीय जीतन राम मांझी के प्रति उन्होंने सदन में जाहिर किया, तो साफ तौर पर जो कथनी और करनी का अंतर है वो दिख गया। ये आरक्षण और रिजर्वेशन का दांव खेलते हैं, इनकी मंशा लोगों तक पहुंचाने की नहीं है, क्योंकि 50 वर्षों तक
50 वर्षों तक 33 वर्षों तक 50% आरक्षण था ना। ये लालू जी बड़का भैया, छोटका भैया, भौजी और भतीजा इसी के बीच में है। आखिर कब मिलेगा अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को अधिकार जी? और क्या ठीक केवल है, इसका लाभ लेता रहेगा 2 ही परिवार? ठीक। और साथ जयराम ही जी, एक और महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं। बोलिए बोलिए। जब महिलाओं के प्रति जब वो अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, शब्द और भाव भंगिमा से गरिमा को तार तार कर रहे थे, बिल्कुल उसकी तब चौतरफा उनके निंदा बगल में हुई बैठे है। हुए तब उनके बगल में बैठे हुए मंत्री दांत चिहार रहे थे। और ठीक है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है धृतराष्ट्र की भांति सब आसन चीजों पे पर बैठे हुए अध्यक्ष और सभापति आंखें मूंद कर बैठे थे। ठीक, लौटता हूं आपके जनता पास। उन पर थूक रही है। हाँ, इन सब चीजों पर अगर जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ते तो जरूर जवाब देते। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, विनोद जी के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटकर फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है ब्रेक के बाद फिर से इस चर्चा में। मैं विनोद जी का रुख करता हूं। विनोद जी, एक थ्योरी तो जयराम जी दे रहे हैं कि चलिए भाई, सत्ता का नशा है और लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में है, कुंठा में है। एक थ्योरी पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह जी ने भी दी है। आज से करीब 3 हफ्ते पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सम्मानित सांसद रहे हैं वो मतलब जो जिसे कहते हैं बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड उनको मिला था। तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर ही कोई साजिश हो रही है। कहते कहते उन्होंने यहां तक कहा था ललन सिंह पर उंगली उठाते हुए कि शायद कोई स्लो पॉइजन का मामला है। क्या इस तरह की भी चर्चा है क्या बिहार में और बिहार की राजनीति में, विनोद जी? नहीं, अरुण बाबू तो जो बताए होंगे, आज तो जीतन राम मांझी खुद कह रहे थे इस बात को। लाल जी, आज जीतन राम मांझी वहाँ सदन में ही, अब वो जो स्पीकर के दरवाजे के बाहर वो धरना दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे ऐसी शंका है कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। ये बात अभी जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता अपना आपस में निपटेंगे। इस बात को लेके हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक टाइम लाइन पे इस चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार के लिए आरजेडी और जेडीयू में कितनी असहजता दिखी है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक हफ्ता चीफ मिनिस्टर उनको बने हुए थे कि जगदानंद सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा इंटरव्यू छपा था और जिसमें वो कह रहा था कि नीतीश कुमार बड़े लीडर हैं, अब वो देश में जाएंगे, देश में भ्रमण करेंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। अब वो इसमें राज्य की हवाला जो है, उसकी सत्ता जो है वो तेजस्वी को सौंप दे। और ये कहते हुए एक तरह से जगदानंद सिंह ने उनको इशारा किया था कि आपका दिन हो गया, अब आप जाइए। नीतीश कुमार उसके बाद कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाते हैं और उसके बाद देखिए कि लगातार उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, राहुल से मुलाकात होती है और वो फिर एक महागठबंधन के परिकल्पना में लग जाते हैं। और नीतीश कुमार को आप कह सकते हैं कि ये असाइनमेंट कांग्रेस की तरफ से ही मिली थी। वो लगभग सारे चीफ मिनिस्टर से मिलके आए, सबसे मिलके उन्होंने पटना में एक अधिवेशन भी कराया, लेकिन पटना के बाद उनका मोह भंग हो गया था। आपको याद होगा कि पटना मोह भंग में होने के कारण था कि उनको कन्वेनर बनाने की बात थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से उनको कन्वेनर नहीं बनाने का जो एक अपना उनका इरादा था वो लेके उन्होंने कर्नाटक के लिए सेशन के लिए बोला, बेंगलुरु सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद आप देखिए कि मुंबई में सम्मेलन हुआ, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं आए फ्रंट में। तो नीतीश कुमार को लग रहा था कि हमको कहीं ना कहीं से कांग्रेस ने एक तरह से धोखा दिया है जी। अब जब ये 5 राज्यों के चुनाव आए हैं तो फिर वो अपनी भूमिका तलाशने लगे थे नीतीश कुमार। इसकी राजनीति को इसको हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि 5 राज्यों के चुनाव के साथ में एक तरफ मंचों से राहुल गांधी किस तरह से जिसकी आबादी जितनी आबादी उतना हक का नारा लगाते हैं, तो दूसरी तरफ वहां बैठे हुए नीतीश कुमार सदन के अंदर में 4 मिनट के अंदर में 65% आरक्षण को लेकर सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं। इसका मतलब क्या है लाल जी? ये सीधे सीधे समझना पड़ेगा कि ये देश में इस बात को ये बताने की जरूरत वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के अभी मिशन 2024 को लेके ये एक बड़ा उनका एक तुरुप का पत्ता होगा विपक्ष का। और इसकी अगुवाई में अगर नीतीश कुमार ये कामयाब होते हैं तो शायद इंडिया गठबंधन में उनकी कोई अहमियत होगी। इसलिए 5 मिनट में इतने महत्वपूर्ण बिल पास करके उनको ऐतिहासिक नाम दिया था।
लेकिन जो जानकार हैं वो जरूर पूछेंगे, अगर बिहार के 35% गरीब लोगों के लिए सिर्फ आरक्षण ही उनका एक रास्ता है जीवन का, तो कम से कम आप अगर कोटे के अंदर में कोटा करते, जो उस जाति में गरीब लोग हैं उसको कोटा में आप एक सर्टेन कोटा बनाते तो शायद उनका कुछ भला भी होता। लेकिन आप जब ही आपने उसको 75% किया तो आपको मालूम था कि ये कहीं भी कानूनी रूप से आप इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको जायज नहीं ठहरा सकते। ठीक है, बिल्कुल। जयराम जी, जो अभी विनोद जी जहां पर अपनी बात खत्म कर रहे हैं, मैं वहां से आपके साथ शुरू कर रहा हूं कि वहाँ जब इस तरह के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात आई तो उसमें जाहिर सी बात है कि वहाँ जो बिहार बीजेपी है उसने भी उसमें साथ दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने इसको एक दांव के तौर पर खेला है, जो कि आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इस पर रोक लग जाएगी? जयराम जी, इससे पहले भी 2 राज्यों में आरक्षण बढ़ा करके प्रस्तुत हो चुका है। वहां भाजपा की सरकारें रही, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, और बाकी चीजें वो कानूनी दाव पेच में प्रक्रिया में अभी तक फंसी हुई है, अभी तक मिला नहीं है वो आरक्षण। तो आज सवाल मेरा ये है नीतीश कुमार जी से। देखिए, अंबेडकर जी की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि संविधान अगर अच्छे हाथों में होगा तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरे हाथों में होगा तो बुरा परिणाम। 50 से बढ़कर 65 हो गया, लेकिन जब तक 50 था उन 33 वर्षों में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ समय को छोड़ करके। और उन 35 वर्षों का जो इतिहास है, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण क्या कहता है कि गरीब हैं SC ST 42%, EBC और OBC 33%, और यहाँ तक कि जो सवर्ण है वो भी 24% गरीब हो गए। शिक्षा का स्तर देख लीजिए, 8वीं और 10वीं के शिक्षा का स्तर केवल 14% है, 12वीं का 10% से नीचे है, और ग्रेजुएट लोगों की संख्या 7% से नीचे है। सरकारी नौकरी में 1% जनसंख्या, प्राइवेट में 1%, और 67% लोग बिना काम के हैं, मतलब जिनके पास कोई भी काम नहीं है। ये तो इनके 33 वर्षों के शासन का परिणाम है। तो आज अगर कुछ बढ़ा भी दिया और गलत हाथों में शासन है तो ये नीतियों का क्रियान्वयन उसी प्रकार करते रहेंगे तो आखिर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों को अधिकार कहां से मिलेगा? और आज सवाल ये है कि इनका नारा तो बड़ा जोरदार है, ये चिल्लाते हैं जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो वर्तमान में उसका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अति पिछड़ा को नीतीश कुमार इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनाए और तेजस्वी इस्तीफा देकर किसी मुस्लिम या दलित को उप मुख्यमंत्री बनाए, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए। और भाजपा ने तो पीछे जब हमारी सरकार थी 2 अति पिछड़ा वर्ग के उप मुख्यमंत्री बना करके प्रमाण किया है समाज के अंदर कि सबको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, साथ सबका विकास। ठीक, यानी कि जयराम जी, ऐसा लगता है कि चाहे आने वाला लोकसभा चुनाव हो या बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला हो, आप लोगों के हाथ में नीतीश जी ने बड़े बड़े मुद्दे थमा दिए हैं। जो मुद्दे आप जिक्र कर रहे हैं वो भी महिलाओं के खिलाफ अपमान वाले शब्द भी और महादलितों के खिलाफ भी अपमान वाले शब्द कह करके। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जयराम जी आपका इस चर्चा में, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारी कोशिश तो थी कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़े और वो अपनी बात को रखें, और हमने पूरी कोशिश की कि वो जुड़ें, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए। आगे कोशिश करेंगे, कभी चर्चा करेंगे तो उनका भी पक्ष हम जरूर लें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब रुख करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई है
अगली बड़ी खबर की। और अगली बड़ी खबर कर्नाटक सरकार की मुश्किलों को लेकर है कि 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी तो जितनी आबादी उतना हक वाला नारा जोर शोर से उठा रहे हैं। खासतौर पर इस बार उनका इसी पर फोकस है, राहुल गांधी का। लेकिन राहुल गांधी जाति गणना को लेकर जो अपना संकल्प दोहरा रहे हैं, इससे कर्नाटक सरकार कास्ट सर्वे को पब्लिश करने में बगलें झांक रही है। सिद्धारमैया के बदले दूसरे किसी को सीएम बनाने की चर्चा तो हो ही रही थी और अब जाति गणना रिपोर्ट पर भी फिर से बहस तेज हो गई है कर्नाटक में। डीके शिव कुमार के अपने समाज वोक्कलिगा समुदाय ने इसको लेकर नाराजगी दिखाई थी और अब लिंगायत समुदाय के बड़े नेता कांग्रेस के एमएलए शिवशंकरप्पा ने भी इसे त्रुटिपूर्ण बताकर सरकार को सावधानी बरतने को कहा है कास्ट सर्वे के बारे में। वोक्कलिगा संघ के बाद वीर शैव महासभा ने कर्नाटक सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वे को सार्वजनिक नहीं करने की सलाह दी है। तो एक तरफ राहुल गांधी कार्ड खेल रहे हैं, उधर नहीं। खबरों के मुताबिक कर्नाटक में 2 बड़े जातीय समुदाय वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय का विरोध कांग्रेस के लिए हानिकारक होगा। कर्नाटक की बात कीजिए तो देश में सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक माना जाता है और विकास को लेकर कर्नाटक में एक विशेष आग्रह हमेशा से रहा है। लेकिन राहुल गांधी के जातीय झोल ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के सामने ऐसा लग रहा है कि नई चुनौती पेश कर दी है कि ये रिपोर्ट को सार्वजनिक करें या ना करें, गले की हड्डी बन गई है। क्या है मामला? आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं इस खबर को और ज्यादा समझाने के लिए। आयशा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो ये कार्ड है, जो नारा है, वो सिद्धारमैया सरकार के लिए, कर्नाटक कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा बन गई है, गले की फांस बन गई है। आयशा जी हाँ, बिल्कुल। अब ये जो रिपोर्ट कास्ट सर्वे रिपोर्ट जो सबमिट होने वाली है, इसके चलते कांग्रेस में कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी लगातार ये दबाव बनता जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को जल्दबाजी में एक्सेप्ट ना करें और जल्दबाजी में इसको लागू ना की जाए, क्योंकि कई समुदाय ये मानते हैं कि इस रिपोर्ट में जो मीडिया में कुछ बातें सामने आ रही, जो चर्चा हो रही है कि जो कर्नाटक की जो 2 बड़ी अहम जाति है वोक्कलिगास और लिंगायत, ये रिपोर्ट मीडिया में प्रकट हो रही हैं कि ये दोनों जाति की संख्या जो है वो कम है। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये रिपोर्ट जो है कास्ट सर्वे नहीं है, ये महज शिक्षा के आधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस इस बात को, खासकर मुख्यमंत्री इस जल्दबाजी में है कि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें और कहीं ना कहीं दबे पांव मुख्यमंत्री लगातार डिनर मीटिंग्स कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट मीटिंग्स कर रहे हैं जी। और इन डिनर मीटिंग्स और ब्रेकफास्ट मीटिंग में जो जाति की राजनीति है वो परोसी जा रही है जी। तो ऐसे में कांग्रेस के जो आला नेता हैं वोक्कलिगा समुदाय के और लिंगायत समुदाय के, वो चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है साइंटिफिक आधार पर तैयार नहीं हुई है। यही कारण है कि इस रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू किया जाए और इस रिपोर्ट को दोबारा तैयार किया जाए। देखिए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो क्या कांग्रेस ये आश्वासन देगी कि ये रिपोर्ट जो है महज शिक्षा के जो स्टेटस है उसके आधार पर बनी हुई है और इस तक ही सीमित रहेगी और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं होगा जी? तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बंद कमरों में ब्रेकफास्ट मीटिंग और डिनर मीटिंग कर रहे हैं और एक तरफ जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं डॉक्टर परमेश्वर, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का एक संकेत दे रहे हैं जी। तो ऐसे में वोक्कलिगा समुदाय और लिंगायत समुदाय को इस बात का डर है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ये रिपोर्ट को, जो कांग्रेस दावा कर रही है कि महज शिक्षा के आधार पर लोगों का जो स्टेटस जाना गया है कर्नाटक में, उस पर तैयार की गई है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो संख्या होगी, इस संख्या को वो राजनीतिक तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही वजह है कि कांग्रेस के कई आला नेता, खासकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, इसके विरोध में खड़े हैं। उनके समुदाय के जो मठ के स्वामी हैं
उन्होंने तो बयान दे दिया और कहा है कि ये रिपोर्ट साइंटिफिक नहीं है और दोबारा एक रिपोर्ट तैयार की जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री 20 तारीख को रिपोर्ट जब एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद 4 तारीख को सदन है, यानी सत्र है, विधानसभा सत्र है, और 4 तारीख को विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को पेश करने की जल्दबाजी भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये रिपोर्ट जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए इस खबर पर और विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से जुड़ी थी। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि महुआ मोइत्रा के समर्थन में क्या आखिरकार टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी उतर आए हैं। हालांकि ममता बनर्जी अभी भी चुप हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई है बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में आखिरकार अभिषेक बनर्जी उतर आए हैं, ऐसा अब लग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की चुप्पी अभी भी इस मामले पर बरकरार है, क्योंकि उन्होंने अपना मुंह इस मामले पर अभी तक नहीं खोला है। अभिषेक बनर्जी ने किया टीएमसी सांसद का बचाव, कहा महुआ मोइत्रा राजनीति का शिकार हो गई हैं। तो यह मामला है कि गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी हुई है। तो संसद में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी भी जा चुकी है, जिसमें महुआ की सदस्यता को छीनने की सिफारिश की गई है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की दोनों महिला सांसदों ने भी महुआ मोइत्रा का विरोध किया और उनसे सांसदी वापस लेने का समर्थन किया है। ऐसी ही एक महिला सांसद कांग्रेस से निलंबित महिला सांसद परिणीत कौर हैं, और उन्होंने भी महुआ की सदस्यता छीनने के पक्ष में वोट डाला है। हालांकि टीएमसी ने पहले तो मामले पर चुप्पी साध रखी थी, तो क्या अब पार्टी महुआ का साथ दे रही है? अभिषेक बनर्जी के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। तो महुआ मोइत्रा मामले पर एथिक्स कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी ने भी जानकारी दी। सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बैठकें हुई प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी की, और कल की जो बैठक थी 9 नवंबर की बैठक, उसमें यह निष्पत्ति लिया गया कि हम महुआ मोइत्रा जी का लोकसभा से निष्कासन का प्रस्ताव आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे, और उस रिपोर्ट को भी ग्रहण किया गया। जैसा कि आप जानते हैं वोटिंग कराई गई, तीसरी बार वोटिंग हुई, 3 दिन में 3 बार वोटिंग हुई, और कल की वोटिंग में भी 6-4 का परिणाम हुआ, 6 समर्थन में और 4 विरोध में। तो हमने फिर रिपोर्ट भेजने का प्रस्ताव पारित किया। एथिक्स कमेटी के सदस्य अपराजिता सारंगी ने यह जानकारी दी। तो महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक हालिया पोस्ट में दावा किया है कि वो कृष्णानगर सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मिस्टर अडानी, हर किसी को महुआ का टिकट कट जाएगा कहकर अपना समय बर्बाद ना करें। जैसे जैसे आपके ताश के पत्तों का घर खुलता जाएगा, केवल एक चीज जो कटेगी वह है आपका बाजार पूंजीकरण।
जैसा कि मैंने कहा कि मैं कृष्णा नगर से खड़ी होऊंगी और अपना मार्जिन 2 गुना कर दूंगी। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। कैसे समझें इस खबर को दादा? एक तरफ तो महुआ दावा कर रही है कि फिर से कृष्णा नगर से लड़ूंगी, 2 गुने मार्जिन से जीतूंगी, और अब शुरुआती हिचक के बाद अभिषेक बनर्जी भी खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी की चुप्पी बरकरार है। कैसे इस पूरे समीकरण को समझें? देखिए, पहले मैं अभिषेक बनर्जी की बात करें तो वो कल जब ईडी की दफ्तर से बाहर आए तो उनको दिखाना था कि मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूं, मैं एकदम शेर की तरह सब कुछ चीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं 6000 पन्नों की जो डॉक्यूमेंट है वो ईडी को दे के आया, और ईडी अगर आने वाले दिनों में हमको फिर से बुलाए तो मैं हाजिर होऊंगा। तो ये जो ओवर स्मार्टनेस उनको दिखाना था, इसी मौके को इस्तेमाल करते हुए किसी पत्रकार ने इस बात को पूछ लिया, महुआ मोइत्रा वाला। अब वो अगर इसके बारे में कोई जवाब ना दे तो ये लगेगा कि अभिषेक बनर्जी की पार्टी के ऊपर जो पकड़ है वो नहीं है जी। तो उनको अपना जो स्मार्टनेस दिखाना था, इसी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में उन्होंने कुछ जवाब दिए हैं, और उस जवाब में उन्होंने बताया, जो घिसा पिटा जवाब है, कि ये राजनीति की स्वीकार है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को और लालचंद आपको भी मैं कहूंगा कि आखिरी जो लाइन है अभिषेक बनर्जी का, उस लाइन को सुने या सुनाए या उसको नजर में रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा अपना लड़ाई खुद लड़ सकती है। तो ये भी बात स्टोरी यहीं पे है। स्टोरी जो सामने वाला स्मार्टनेस है उसमें नहीं है। स्टोरी है कि महुआ मोइत्रा अपना लड़ाई खुद लड़ सकती है, वहीं पे स्टोरी है। तो शायद मैं समझा चुका हूं आप लोगों को कि इसमें कहां तक तृणमूल कांग्रेस साथ में है और कहां तक नहीं है, उसका जो चित्र है वो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूं। दादा, इस बीच में जो वो दावा है कि कृष्णा नगर से फिर लड़ूंगी, क्या कहीं टीएमसी की तरफ से आश्वासन मिला है? मैं उसमें आ रहा हूं। तो अभी तक पिछले 1998-97 से जब से तृणमूल कांग्रेस तया हुआ है, तब से आज तक किसी भी चुनाव में किसको टिकट मिलेगा, ये अगर मैं ऐसा बताऊं कि टिकट मिलने की पहले ममता बनर्जी को भी पता नहीं होता है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में किसी को पता नहीं है कि कल किसको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पंचायत हो या नगर निगम हो। तो इसीलिए आज जो एक हैंडल पे महुआ मोइत्रा का जो पोस्ट है वो अपने आप को रेलेवेंट रखने की, ये जो एक अदानी का नाम लेकर रेलेवेंट रहना, ये काफी आज के दिन में ये माने ये हो सकता है कि आप किसी भी जगह पे किसी के साथ अदानी जोड़ दे तो आप रेलेवेंट हो जाओगे। चाहे वो सीताराम येचुरी हो, अदानी जोड़ देता है तो रेलेवेंट हो जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अदानी जोड़ देते हैं तो रेलेवेंट हो जाते हैं। यानी कहानी है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महुआ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो नर्वस नहीं है और फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है इस पोस्ट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा इस खबर पर जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे रिपोर्टर डायरी के आज के पन्नों का। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं की क्या है राय, क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर डायरी में।
डायरी का पहला पन्ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन स्कीम को लेकर फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन पर फैसला दिल्ली सरकार को ही लेना है। इस मामले में आपको जो करना है आप कीजिए। आइए सुनते हैं इस बारे में हमारे संवाददाता विकास सारथी क्या जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली और पंजाब सरकार से कहा कि उनके द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत राहत दिल्ली एनसीआर को मिली है वो बारिश के चलते मिली है। इस बीच दिल्ली सरकार ने अपनी ऑड इवन पॉलिसी का बचाव किया और ये कहा कि 2016 और 19 के आंकड़े बताते हैं कि इससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पॉलिसी को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसे लागू करने का फैसला आखिर में दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया है। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में स्मॉग टावर भी चालू कर दिया गया है और दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि उसकी टीमें मुस्तैद हैं और कहीं पर भी कूड़ा जलाने या पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पंजाब में अब भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से कार्रवाई कई बार नहीं हो पाती है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। ऐसे में पंजाब सरकार किस तरह से आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में सक्षम होगी, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब रिपोर्टर डायरी का अगला पन्ना। अगले महीने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या रहेंगे इस सत्र के अहम मुद्दे? आइए जानते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। कुल 19 दिनों में 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण सत्र है इस लिहाज से कि महुआ मुद्रा को लेकर जो सिफारिश हुई है, लोकसभा आचार समिति ने जो रिपोर्ट स्वीकार की है, लोकसभा अध्यक्ष को भेजी गई है और वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, पेश की जाएगी लोकसभा के पटल पर और लोकसभा को फैसला करना है उस रिपोर्ट पर। दूसरी बात यह है कि कई महत्वपूर्ण विधेयक हम देखेंगे कि इसी सत्र के दौरान आने हैं, जिसमें सीआरपीसी में बदलाव से जुड़े जो विधेयक हैं उससे जुड़े 3 विधेयक हम देख रहे हैं। सीआरपीसी, आईपीसी और जो साक्ष्य एक नियम है उसमें बदलाव से जुड़ा जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा पारित कराने के लिए इसी सत्र के दौरान। चूँकि ये विधेयक पिछले सत्र में पेश किया गया था और उसके बाद संसदीय समिति को भेजा गया था, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था और स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी सिफारिश दे दी है। तो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो इसी सत्र में पारित कराना चाहेगी सरकार। इसके साथ ही साथ कई अन्य विधेयक हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होनी है, क्योंकि इसके बाद बजट सत्र होना है और हम जानते हैं कि मौजूदा लोकसभा का ये अंतिम शीतकालीन सत्र है। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण कामकाज होने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। डायरी के अगले पन्ने में देखेंगे कि महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल सरकार घिरी हुई है। ईडी ने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक महादेव ऐप के तार जुड़े हुए हैं। जुए में पैसा गंवाने वाले लोग खुदकुशी करने को मजबूर हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह क्या बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं और लोगों को चौंका रहे हैं। फरवरी में नोएडा पुलिस ने भी इसमें एक एफआईआर दर्ज करी थी। 12 लोगों को उस एफआईआर में नामजद किया था और नोएडा पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा कि ये पूरा मामला 400 करोड़ के आसपास का है और उसमें भी सौरभ नाम आया था। अब मुंबई पुलिस ने भी 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है और 15,000 करोड़ का मामला निकलकर सामने आया है और इस एफआईआर के पीछे भी जो नाम है वो सबसे बड़ा नाम सौरभ का है। इसके साथ ही एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि शुभम सोनी, जिसने ये दावा किया था कि वो महादेव सट्टा ऐप का ऑनर है, उसने प्रवर्तन निदेशालय को मेल किया है और उस मेल में अपने पैसे के लेन देन के कई सारे तथ्य उस मेल में
सामने रखे हैं और उस मेल में भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र है। सोनी ने जो मेल किया है उसमें यह भी जानकारी दी है कि किस किस तरीके से जो रकम है वो तमाम पॉलिटिकल लोगों तक और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नौकरशाहों तक पहुंचाई गई। तो ये नए तथ्य निकलकर सामने आए हैं। अब देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो पुलिस है वो महादेव सट्टा ऐप को लेकर जांच कर रही है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और डायरी के आखिरी पन्ने में आज मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति जय वीरू और श्याम छेनू जैसी फिल्मी पात्रों के बाद अब महाभारत और रामायण के किरदारों पर आ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां बीजेपी को पांडव कहा है तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी इस मामले पर क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिल्मी पात्रों जय वीरू और श्याम छेनू के बाद अब महाभारत के कौरव और पांडवों की एंट्री हो गई है। जी हां, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तमाम पात्रों के माध्यम से आरोप लगा रही है, उसी कड़ी में एक पात्र और जुड़ गया है मध्य प्रदेश में, जहां पर कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा के दौरान में कहा कि बीजेपी पांडवों की तरह उनके पीछे पड़ी हुई है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब मान लिया है कि बीजेपी पांडव है और कांग्रेस कौरव है, यानी कि पांडवों का मुकाबला कौरव के साथ है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय तमाम तरह के रोचक इस तरीके के पात्र सामने आ रहे हैं, जिसमें कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर तमाम पात्रों को लेकर निशाना साध रही है। लेकिन किस पात्र को जनता जो है वो स्वीकार करती है, किस पात्र को लेकर जनता अपना मन बना चुकी है और जनता किस पार्टी की बात को लेकर आगे बढ़ती है, ये तो आने वाले चुनाव में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो है मध्य प्रदेश की राजनीति जो है इन पात्रों को लेकर काफी रोचक हो चुकी है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। तो रिपोर्टर डायरी की इन्हीं पन्नों के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। सोमवार को इसी वक्त इस वक्त कार्यक्रम लेकर मिलेंगे, लेकिन इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।